सो हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम राहुल अग्रवाल है एंड वेलकम ऑल ऑफ यू बैक ऑन माय चैनल व्हिच इज एजुइनफुली। एंड आई हैव बीन मेकिंग वीडियोस on NISM 5 exam, and today also I am taking some very important questions which are repeatedly being asked in the exam. Thank you very much for giving so much of love to my previous NISM 5 videos. I hope that this will also help you to clear your exam. So let's begin. So let's begin from the question number one. Where an investment is made by a minor in mutual fund, what is not true regarding KYC? ध्यान रखिएगा, केवाईसी को लेकर बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये पूछ रहा है कि जहां पे इन्वेस्टमेंट माइनर ने किया है वहां केवाईसी के संदर्भ में क्या सही नहीं है। व्हाट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग केवाईसी? पहला है, द प्रूफ ऑफ एज ऑफ द माइनर हैज टू बी प्रोवाइडेड। ध्यान रखिए, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू कि जब भी केवाईसी की बात आती है माइनर के केस में, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो प्रूफ ऑफ एज यानी एज का प्रूफ माइनर का देना आवश्यक है म्यूचुअल फंड्स में। केवाईसी रिक्वायरमेंट हैव टू बी कंप्लीट विद बाय द गार्जियन। ये भी बिल्कुल सत्य बात है। इट इज वेरी मच ट्रू कि अगर आप माइनर के नाम से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो जो गार्जियन है उसकी केवाईसी लगेगी, यानी उसका पैन कार्ड लगेगा, उनका एड्रेस प्रूफ लगेगा। तो वो सारी केवाईसी प्रोसेस गार्जियन की बिल्कुल होगी। तीसरा है, पैन कार्ड ऑफ माइनर इज मैंडेटरी टू सबमिट फॉर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड। आई थिंक दिस इज नॉट ट्रू। व्हाई? बिकॉज सारी केवाईसी गार्जियन की हो रही है एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टिंग इन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर्स केस। तो वहां पे पैन कार्ड माइनर का मैंडेटरी नहीं है। दे विल बी नो जॉइंट होल्डर्स इन माइनर्स इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड। ये बिल्कुल सत्य बात है, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू कि माइनर के इन्वेस्टमेंट में जॉइंट होल्डर नहीं हो सकता। तो आप देखेंगे तो पहला, दूसरा और चौथा ये बिल्कुल सही है, लेकिन तीसरा गलत है क्योंकि पैन कार्ड माइनर केस में मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि सारी की सारी केवाईसी किसकी हो रही है? गार्जियन के। लेकिन यहाँ ये बिल्कुल दिस वेरी मच ट्रू कि अगर जब माइनर जो मेजर बन जाता है तब उसको वो सारी फॉर्मेलिटीज वहां पे करनी पड़ती है, अपना पैन कार्ड वगैरह सबमिट करना पड़ता है। लेकिन जब आप माइनर के नाम से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं देन इट इज नॉट रिक्वायर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट इज ट्रू फ्रॉम बिलो स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइनर टर्निंग मेजर विद म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट? ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। ये मान के चलिए कि आप ये मान के चलिए कि क्या इसमें से सही है माइनर जब मेजर बन जाता है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में। तो आपने माइनर के नाम पे इन्वेस्टमेंट किया था, अब वो मेजर बन गया है, तो इसमें क्या क्या बात सही है? नॉट डेबिट और रिडम्पशन विल बी अलाउड इन द फोलियो। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि जब तक केवाईसी प्रोसेस नहीं हो जाएगा, माइनर जब मेजर बन जाता है तब तक किसी भी तरह का नया इन्वेस्टमेंट रिडम्पशन अलाउड उस फोलियो में नहीं होगा। माइनर अटेनिंग मेजोरिटी विल हैव टू कंप्लीट ऑल द केवाईसी प्रोसेस। इट इज वेरी मच ट्रू। यानी जैसे ही माइनर मेजर बन जाएगा उसको अपना पैन कार्ड, उसको अपना बैंक डिटेल्स, अपना एड्रेस प्रूफ, ये सब अपडेट करना पड़ेगा। तब उसके बाद उसमें कोई ट्रांजेक्शन हो पाएगी। गार्जियन इज नॉट अलाउड टू अंडरटेक एनी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन फ्रॉम द डेट ऑफ अटेनिंग मेजोरिटी। ये भी बिल्कुल सही बात है कि जैसे ही मेजोरिटी आ जाएगी बच्चे की, गार्जियन फिर उसमें किसी भी तरह का फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। दैट इज वेरी मच ट्रू। तो ये सारी बातें सही हैं स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ द अबव इज ट्रू। एंड आई वुड टेल यू दैट प्लीज रीड दिस फ्रॉम बुक वेरी केयरफुली, क्योंकि इस पे जरूर क्वेश्चन पूछते हैं कि जब मेजर बन जाता है माइनर तो बेसिकली क्या क्या चेंजेस आते हैं, किस किस तरह के डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ते हैं। तो मैंने बता दिया आपको, सारी केवाईसी होगी, पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स और आपका एड्रेस प्रूफ, सब केवाईसी आपको करनी पड़ेगी जब बच्चा मेजर बन जाएगा। यानी बच्चा ही अब उसका मालिक है, वो मेजर बनते ही, राइट? So now, students, let's do the question number three. A mutual fund investor has a long-term capital gain of 1,50,000 and short-term capital gain of 75,000 from a mutual fund scheme in a previous year. अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को ज्यादा समझना है तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत इसे ढंग से समझाया है। बट आपको सिर्फ ये समझना है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बेसिकली एक टाइम डिसाइड करता है कि वो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। द टाइम इज 12 मंथ्स इन इक्विटी एंड 36 मंथ्स इन डेट म्यूचुअल फंड स्कीम। अब वो कहता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो 1.5 लाख का है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 75,000 का है, और मुझे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस भी है 1,90,000 का। तो क्या ये गेन और लॉस जो है वो आपस में सेट ऑफ हो सकते हैं? दिस इज द क्वेश्चन। फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस, आपको एक बात बहुत अच्छी तरह समझनी पड़ेगी, और वो बात ये है कि दो तरह के लॉस हो गए, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। प्लीज ध्यान दीजिए, ये सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट ही सेट ऑफ हो सकता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोनों के अगेंस्ट सेट ऑफ हो सकता है। यानी अगर ये लॉस है तो सिर्फ इस गेन के साथ सेट ऑफ होगा, लेकिन अगर ये लॉस है तो दोनों में से किसी के साथ भी सेट ऑफ हो जाएगा। ये थंब रूल हमें ध्यान रखना है। नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ही इज सेइंग
The loss is 1,90,000, which is short-term capital loss. I just told you that short-term capital loss can be set off against long-term and short-term, both kind of gains. तो लॉन्ग टर्म में भी गेन है, शॉर्ट टर्म में भी गेन है। तो 190 को पहले आप 75,000 सीधे सीधे शॉर्ट टर्म से ले लो, तो 75,000 तो वहां सेट ऑफ हो गया। क्या मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी कर सकता हूँ? हाँ सर, बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि दोनों से अलाउड है। तो ऊपर कितना बच गया? 25 तो ये बच गया, और आपका 90 ये बच गया, यानी 1,15,000 रुपया आप बेसिकली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी सेट ऑफ कर सकते हो। तो देखिए, ये सिर्फ एसटीसी से कर रहा है तो ये ठीक नहीं है, ये पूरा 1.5 लाख एसटीसी से कर रहा है, जबकि कैपिटल गेन ही नहीं है उतना, तो ये भी ठीक नहीं है। लेकिन आप ये देखेंगे कि सेट ऑफ 75,000 अगेंस्ट एसटीसीजी एंड 115 अगेंस्ट एलटीसीजी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। और मैंने आपको ये समझाया भी कि ये क्यों हुआ है। आई होप इट इज क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। The part of portfolio which is invested to take advantage of expected short-term market movement is called। ध्यान दीजिए, दो तरह के पोर्टफोलियो होते हैं। एक आपका लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो, असेट एलोकेशन पे क्वेश्चन जरूर आते हैं। एक आपका लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो जो आपने एक लॉन्ग टर्म के लिए बनाया है बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी के साथ। ध्यान देखिए, वो आपका पोर्टफोलियो कहलाता है कोर पोर्टफोलियो। एक पोर्टफोलियो वो पोर्टफोलियो जहां पे आपको शॉर्ट टर्म मार्केट मूवमेंट को कैप्चर करना है। जैसे मान लीजिए आपने गिल्ट फंड में इन्वेस्ट किया, तो इंटरेस्ट रेट के मूवमेंट के हिसाब से कोई आपको उसमें फायदा लेना है, राइट। आपने किसी सेक्टर फंड में इन्वेस्ट कर दिया फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, उस सेक्टर में आपको ग्रोथ लगती है, तो जो सेक्टोरल फंड हो गए, गिल्ट फंड्स हो गए, इस तरह के शॉर्ट टर्म मार्केट मूवमेंट, चाहे डेट साइड इक्विटी साइड में, जब आप उसका फायदा लेने के लिए आप वहां इन्वेस्ट करते हो, तो बेसिकली वो कहलाता है सैटेलाइट पोर्टफोलियो। तो स्टूडेंट, आप अपने पोर्टफोलियो को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। कोर, विच इज ए लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो, यानी लार्ज कैप डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड स्कीम्स, डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड स्कीम्स, जहां पे आपको 10-10, 15-15 साल या 5-5 साल के लिए आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप छोटे टाइम के लिए किसी पर्टिकुलर इक्विटी डेट में कोई मूवमेंट का एडवांटेज उठाते हो, तो वो पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो कहलाता है सैटेलाइट पोर्टफोलियो। हमेशा ध्यान रखिए इस बात को। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। An investment which has debt investment between 75 to 90% with investment equity between 10 to 25, वो क्या होता है? ध्यान दीजिए, जहां भी इक्विटी और डेट का मिक्स हो गया हो, वो हाइब्रिड ही है। चाहे वो हाइब्रिड में 3 प्रकार आएंगे आगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जहां भी डेट और इक्विटी का मिक्स हुआ, वो हाइब्रिड हो गया। लेकिन यहां पर आप देखिए, डेट ज्यादा है, 75 to 90% तो डेट है, और 10 to 25 आपका इक्विटी। आप खुद समझिए, इस तरह के एसेट एलोकेशन वाला आदमी कंजर्वेटिव होगा, मॉडरेट होगा, एग्रेसिव होगा? सर, 90% तक डेट है, इसका मतलब वो कंजर्वेटिव होगा। तो डेफिनेटली ये कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड है। तो मॉडरेट कौन सा हुआ? जहां 50% इक्विटी, 50% डेट, यानी 40 से 60 इक्विटी, 40 से 60 डेट हुआ, वो हुआ आपका बेसिकली क्या हो गया? आपका मॉडरेट। और आपका एग्रेसिव हाइब्रिड क्या हो गया? जहां पे आप मान लीजिए उल्टा कर रहे हैं, वही आपका 75 to 90 मान लीजिए इक्विटी चला गया, और 10 to 25 डेट हो गया। तो बेसिकली आपको उस हिसाब से ये हाइब्रिड में भी देखना है कि 3 तरह की हो गई, कंजर्वेटिव, एग्रेसिव और हाइब्रिड। जाहिर सी बात है, एग्रेसिव हाइब्रिड में इक्विटी ज्यादा होगा, मॉडरेट में दोनों आसपास बराबर से होंगे, और कंजर्वेटिव में डेट बहुत हायर साइड पे होगा। तो यहाँ डेट हायर साइड पे है, तो इसलिए ये कंजर्वेटिव हाइब्रिड। क्वेश्चन नंबर 6। प्रोवाइडिंग परमानेंट अकाउंट नंबर इज कंपल्सरी फॉर ऑल म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट। आप सबको पता है कि म्यूचुअल फंड में 1,000 रुपए के एसआईपी को लगाने के लिए भी पैन कार्ड मैंडेटरी है। लेकिन यहाँ कुछ रिलैक्सेशन दिए हुए हैं, और वो रिलैक्सेशन क्या है, इस क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा। वेयर एनुअल एसआईपी डज नॉट एक्सीड 50,000 रुपीज, टू ए सर्टेन एक्सटेंट यस, लेकिन देखते हैं क्या इससे भी कोई बेटर आंसर है। वेयर एनुअल इन्वेस्टमेंट ऑफ लमसम प्लस एसआईपी इंक्लूडिंग टॉप अप डज नॉट एक्सीड 50,000, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आप लमसम डालिए, चाहे आप 1,000 रुपीज की एसआईपी कराइए, चाहे 2,000 की एसआईपी कराइए, या फिर एसआईपी का टॉपअप कराइए, अगर वो 50,000 रुपए से ऊपर नहीं है, तो आपको पैन कार्ड की आवश्यकता नहीं है। यानी दूसरों में लाख लाख रुपए आ रहे हैं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 50,000 रुपए ही सही आंसर है। लेकिन एसआईपी में टॉपअप का एसआईपी का अमाउंट भी शामिल है। टॉपअप का मतलब होता है हर परसेंटेज से एसआईपी को हर साल बढ़ाना। तो मान लीजिए पहले मेरी 4,000 की एसआईपी थी, तो 12 चौक 48,000 गए महीने साल के। लेकिन अगली बार मैंने 10% से एसआईपी को बढ़ा दी, तो जब 10% से बढ़ा दी, तो वो तो 50,000 क्रॉस कर जाएंगे अगले साल। तो उस केस में फिर ये पैन कार्ड देना ही पड़ेगा। तो टॉपअप का अमाउंट भी इसमें इंक्लूड है स्टूडेंट। और टॉपअप का मतलब होता है एसआईपी के परसेंटेज को हर साल एक निश्चित परसेंटेज से बढ़ाना। आई होप इट इज क्लियर। तो आंसर इज दिस।
नाउ a measure how consistently a fund is able to outperform its benchmark is called. आपने सुना होगा कि बेंचमार्क से जो परफॉर्मेंस होती है इंडेक्स फंड की, वो कितनी चल रही है, कैसे चल रही है, उसको मेजर करने के लिए एक एक मेजर होता है जिसे कहते हैं ट्रैकिंग एरर। अब आंसर तो मैंने आपको स्पेस फॉरवर्ड बता दिया कि ट्रैकिंग एरर क्या होता है, लेकिन मैं आपको यहाँ ये भी समझाना चाहूंगा कि एक्चुअल ट्रैकिंग एरर कैसे निकलती है, तो आपको थोड़ा सा क्लैरिटी रहेगी क्वेश्चन करने में भी, उसका बैकग्राउंड भी आपको समझ में आना चाहिए, बिकॉज आई ऑलवेज से दैट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू विल नेवर फॉरगेट इट। सो स्टूडेंट, व्हाट बेसिकली ट्रैकिंग एरर इज, आप डेफिनेशन पढ़ते हैं कि आपके फंड और बेंचमार्क के रिटर्न का डिफरेंस ट्रैकिंग एरर कहलाती है। तो मान लीजिए अपन इसका डिफरेंस लेते हैं, तो ये तो आ गया आपका इंडेक्स फंड और ये आ गया आपका बेंचमार्क। अपन ने इनका डिफरेंस ले लिया, कैलकुलेट कैसे होता है आपका ट्रैकिंग एरर, दैट इज व्हाट आई ट्राइंग टू टेल यू। बेसिकली जो ट्रैकिंग एरर होता है वो आपके इंडेक्स फंड और आपके बेंचमार्क के रिटर्न्स के जो डिफरेंस है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। फॉर एन एग्जांपल, आपसे कैलकुलेट करने के लिए तो शायद कोई भी नहीं बोलेगा, बट सिर्फ समझिए कि मैंने क्या किया, मैंने फंड का और बेंचमार्क रिटर्न का डिफरेंस लिया, राइट। सो इंडेक्स फंड और बेंचमार्क रिटर्न का डिफरेंस लिया, और उस डिफरेंस जो आया उसका मैं स्टैंडर्ड डेविएशन ले रहा हूं। बेसिकली ये है आपकी ट्रैकिंग एरर, और ये कहा जाता है कि ये ट्रैकिंग एरर बेसिकली आइडियली जीरो होनी चाहिए, यानी आपके इंडेक्स फंड और बेंचमार्क, क्योंकि बेंचमार्क का बीटा भी 1 है, इंडेक्स फंड का बीटा मान लीजिए ऑलमोस्ट 1 है, तो इन दोनों के रिटर्न्स में भी समानता होनी चाहिए। ये जितना जीरो होगा, या मतलब जितना नजदीक होगा जीरो के, इसका मतलब ट्रैकिंग एरर उतनी ही कम है, फंड उतना ही ठीक है, यानी आपके बेंचमार्क के रिटर्न बराबर दे रहा है। तो अगर आपको प्रैक्टिकली समझना है तो वो कैसे होता है कि रिटर्न का जो डिफरेंस होता है इंडेक्स फंड और बेंचमार्क का, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली ट्रैकिंग एरर कहलाता है, और आइडियली ये क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, और वही फिर बेसिकली मेजरमेंट बन जाता है परफॉर्मेंस का भी। So let's do the question number 8. If the NAV of a mutual fund scheme is rupees 11 per unit and exit load is 1%, what would be the repurchase price? Student, repurchase price is nothing but the selling price of the mutual fund. So when you are selling, there is an exit load of 1%. In India right now, there is no entry load on the mutual fund. यानी आप जब एंटर कर रहे हैं तो कोई लोड नहीं है, बट आप बाहर जा रहे हैं तो लोड हो सकता है। तो लोड का मतलब यह है कि यू हैव टू पे दिस मच ऑफ अमाउंट टू म्यूचुअल फंड का। तो 11 रुपीज पर यूनिट में 1% जोड़ा जाए या घटाया जाए, ध्यान रखिए एग्जिट लोड हमेशा कम होता है, ताकि आपकी एनएवी गिर जाएगी और आपको मतलब बेसिकली चार्ज लगेगा। तो 11 रुपीज आपके यूनिट का भाव है, 1% आपका एग्जिट लोड है, लगा दीजिए, माइनस कर दीजिए, द रिमेनिंग इज योर रीपरचेज प्राइस। तो 10 रुपीज 89 पैसा। दिस इज वेरी सिंपल एक्सरसाइज, बट प्रोबेबली यू माइट हैव वन क्वेश्चन ऑन दिस, ठीक है। तो एनएवी में से 1% घटा दिया आपने और बाकी बची आपकी रीपरचेज प्राइस हो गई। So now question number 9, an investor who is looking for a better risk adjusted return portfolio, what kind of asset allocation is suitable to him? So for better risk adjusted return portfolio, he'll always try to encash on the short term opportunities available in the market. जो भी शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी मिलेगी उस पे एनकैश करेगा इन्वेस्टर और अपना बेटर रिस्क एडजस्ट रिटर्न बनाना चाहेगा। तो बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी इज वन स्ट्रेटेजी जहां पे आप शेयर खरीदते हैं लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यू डोंट चेंज योर एलोकेशन टू ऑफर, सो दैट इज नॉट द राइट आंसर। स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन आपने पढ़ा हो तो हमने आपको पहले भी समझाया, एसेट एलोकेशन का मेरा वीडियो। इस वाले एसेट एलोकेशन में बेसिकली इन्वेस्टमेंट पैसिव अप्रोच रखता है, यानी एक एसेट एलोकेशन को वो ले लेता है, उसके बाद 2-3 साल बाद या साल भर बाद जब भी उसे लगता है तो वो दोबारा अपना अलोकेशन को दोबारा ओरिजिनल परसेंटेज पे ले आता है, लेकिन कोई भी शॉर्ट टर्म मूवमेंट एनकैश करने के लिए वो कोई भी कॉल नहीं लेता है। लेकिन टैक्टिकल एसेट एलोकेशन ऐसा एलोकेशन होता है जहां पर वो शॉर्ट टर्म मार्केट मूवमेंट का एनकैश करता है, जिससे वो अपने रिस्क एडजस्ट रिटर्न पोर्टफोलियो में ला सके। तो आंसर नंबर 3 इज एब्सोल्युटली करेक्ट स्टूडेंट्स, देयर इज नो डाउट इन दिस। And the final question is rank portfolio ABC on the basis of tenure ratio. Tenure ratio क्वेश्चन आजकल पूछ लिया जाता है। रिटर्न है आपके पास 22, 14, 16 एंड मार्केट रिटर्न है 12%। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दिया हुआ है, बीटा आपको दिया हुआ है, रिस्क रिटर्न आपको 6% दिया हुआ है। तो लेट्स डू दिस, टेन्योर रेशियो के क्वेश्चन आ जाते हैं। उससे पहले आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि टेन्योर रेशियो का फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला है रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो माइनस रिस्क फ्री डिवाइड बाय बीटा। तो सर स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसका कोई काम ही नहीं है, दिस इज जस्ट टू कंफ्यूज यू। तो पहले हम तीनों पोर्टफोलियो को रिटर्न ले लेते हैं, 22%, 14%,
16%। ये लीजिए ABC हो जाएगा आपका A, ये B और ये C। ये तो हो गया आपके रिटर्न। अब आपको चाहिए क्या, बीटा। तो बीटा हो गया 1.3, 0.9 और 1.1। 1.3, 0.9 एंड 1.1। नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगाना है। वो क्या, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो माइनस रिस्क फ्री, वो सबके केस में 6% है सर, डिवाइडेड बाय दिस। तो मैंने एक ही बार फॉर्मूला लगाया है, ये तीनों का टेन्योर रेशियो मुझे बता देगा एक ही बार में, क्योंकि रिटर्न में नीचे खींचूंगा तो रिटर्न बदल जाएंगे, इधर खींचूंगा तो आपका ये बीटा बदल जाएगा, लेकिन 6% कांस्टेंट रहेगा। मैंने हाथ से लिख दिया क्योंकि वो सब में सेम रहेगा। ये लीजिए, इतना सिंपल है, तीनों को मैंने ड्रैग किया, तीनों के आपके पास टेन्योर रेशियो आ गए। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि जिसका टेन्योर रेशियो सबसे ज्यादा है वो नंबर 1 पायदान पे रहेगा, क्योंकि हायर द टेन्योर बेटर द रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस इज, राइट। सो अब आप इसको नंबर देंगे तो ये हो गया आपका नंबर 1, ये हो गया नंबर 2 और ये हो गया आपका नंबर 3। तो आप इसे कह सकते हैं, ये हो जाएगा A, C और B। इट इज नॉट एंटी करप्शन ब्यूरो, इट इज A, C और B। आई एम जस्ट जोकिंग। तो A, C, B इज राइट आंसर स्टूडेंट्स। लेकिन ध्यान रखिएगा, शार्प रेशियो चाहे टेन्योर रेशियो क्वेश्चन में आ जाए, हायर द बेटर, यानी सबसे पहले वो म्यूचुअल फंड स्कीम लेना जिसका सबसे ज्यादा हो, फिर उससे कम, फिर इससे कम। तो ये बेटर से वर्ष की तरफ आप जाएंगे, जो हायर हो, चाहे शार्प रेशियो हो चाहे टेन्योर रेशियो। विद दिस थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। आई थिंक मुझे लगता है कि ये आपके काम आएगा, और आपके फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।